चलते हैं। हमने बताया कि आरओ का जो होता है और आरओ का पीडीएफ उत्तर प्रदेश स्पेशल, यूपी स्पेशल हमने ग्रुप में डाल दिया है। अगर जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं फिर इसके बाद फिर करंट का जो होता है क्यूज क्वेश्चन लगाएंगे। तो क्यूज क्वेश्चन लगाएंगे, पहले हम ज्योग्राफी को देख लेते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आरओ में अब तक बना है। हमने आरओ के जो 10 साल या पीसीएस में जो क्वेश्चन अब तक बना हुआ है आरओ पीसीएस में, उन सब का ज्योग्राफी जो होता है यहाँ पर एक कलेक्ट है और उसी को जो होता है हम एक बार रिवीजन मार देते हैं, जिससे जो होता है आपका 20 दिन का जो रिवीजन करने की बात कहें वो बहुत जल्दी आपका कवर हो जाएगा। चलिए बिना देर के हुए जो होता है हम शुरू करते हैं। भारत का क्षेत्रफल आपको पता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। पहला रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का नंबर आता है। ठीक है, प्रथम स्थान पर रूस होता है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर पूछेगा तो 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री जो होता है 6 मिनट उत्तरी अक्षांश की तरफ है, इसका विस्तार देखा जाए तो। ठीक है, मुख्य भूमि का जो होता है अक्षांशीय विस्तार अगर आपसे पूछता है तो 4 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरी विस्तार जो अगर पूछा जाता है तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य होता है। पूर्वी देशांतर के मध्य होता है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उत्तरी अक्षांश कितना है और पूर्वी देशांतर कितना है, ये नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। भारत की जो था असली भाग का क्षेत्रफल अगर पूछा जाता है 2.4% घेरे हुए है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। बस एक कोटेशन याद करिएगा, मित्र पर गमछा झारे, बस। ठीक है, मित्र पर गमछा झारे, उसका एक कोटेशन है, मित्र पर गमछा झारे, उसको को याद कर लीजिएगा। ठीक है, में ये गुजरता है। भारत का विस्तार जो होता है उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है, नोट कर लेंगे। भारत का जो विस्तार होता है उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में रखा गया है। आगे चलेंगे। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय निर्धारित करने के लिए मानक देशांतर चुना गया है। कितना? 82.5 डिग्री। ठीक है, सर्वप्रथम सूर्योदय जो होता है आपके अरुणाचल प्रदेश में, नोट करेंगे, अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, हमने बताया कि जो आरओ में क्वेश्चन और एआरओ में क्वेश्चन पूछे गए हैं, एआरओ में और आरओ में, उनको सारे क्वेश्चन जो होता है आप कलेक्ट करके यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, भारत की जो होता मानक समय देशांतर रेखा प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। अगर आपका प्रयागराज नैनी नहीं देता है तो मिर्ज़ापुर से देगा। ठीक है, विकल्प में कहाँ देगा? मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती। ठीक है, अगर प्रयागराज के नैनी से नहीं देता है तो मिर्ज़ापुर आपका देगा। ठीक है, ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है मानक समय रेखा। भारत के 5 राज्यों से, पहला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती। 5 राज्यों से होकर मानक रेखा गुजरती है। देख लीजिए कौन कौन से। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती हुई रेखाएं दिखाई। आगे चलेंगे, देखेंगे हम लोग। कर्क रेखा के निकटतम स्थित शहर, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कर्क रेखा के निकटतम स्थित भोपाल, ये क्वेश्चन डिग्री बहुत याद करना, 23.5 डिग्री पर 23 डिग्री 25 मिनट पर भोपाल है। ठीक है, जबलपुर 23 डिग्री 19 मिनट, उज्जैन 23 डिग्री, रांची, बस देखिए नोट कर लीजिएगा, भोपाल, उज्जैन, गांधीनगर, ठीक है, अगरतला, इसके बाद रायपुर, फिर रांची, आइजोल, कोलकाता और जोधपुर। ठीक है, तो ये 23.5 डिग्री अर्थात कर्क रेखा के निकटतम स्थित शहर ही है। ठीक है, जो 23.5 डिग्री देखा है, 23 डिग्री जो दिखा रहा है वो अधिकतम निकटतम है, और यहाँ पर 26 डिग्री 39 मिनट दिखा रहा, 29 मिनट दिखा रहा है, थोड़ा दूर है कर्क रेखा से। ठीक है, तो यहाँ पर क्रम थोड़ा से आप डिग्री को याद रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होता है बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। माही नदी जो होता है, नोट करेंगे, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये मध्य प्रदेश से निकल के खंभात की खाड़ी में गिरती है। नोट करेंगे, ये माही नदियाँ कर्क रेखा को 2 बार काटती हुई मध्य प्रदेश से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, भारत का दुरुस्त दक्षिणी बिंदु जो होता है इंदिरा पॉइंट है। ये ग्रेट निकोबार द्वीप के 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है। नोट करें, ग्रेट निकोबार द्वीप के जो होता है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश है। आगे देखेंगे हम लोग।
मुख्य भूमि जो होता है नोट करेंगे, मुख्य भूमि दक्षिणतम बिंदु जो होता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित कन्याकुमारी, जिसे केप कैमोरियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केप कैमोरियन। भारत का पश्चिमी बिंदु जो होता है गुजरात की गुहारमोता है। नोट करेंगे, गुहारमोता दे दिया पश्चिमी बिंदु या सरक्रिक दे दिया, कुछ भी याद रखिएगा, गौरमोता, गुहारमोता या सरक्रिक दे सकता है। क्या दे सकता है? सरक्रिक देगा, ठीक है, दलदली स्थल है सरक्रिक। भारत की पूर्वी बिंदु जो होता है अरुणाचल प्रदेश से किबुथु, किबुथु नहीं देगा तो एक शब्द देगा वलांगो, ठीक है, किबुथु नहीं देगा तो क्या देगा? वलांगो, ठीक है, दो शब्द दे सकते, किबुथु दे सकता है या तो वलांगो, भारत का पूर्वी बिंदु है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, भारत का दक्षिणतम बिंदु जो था 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ठीक है, लद्दाख में स्थित है, इसे इंदिरा कॉल कहा जाता है, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, स्थित है, लद्दाख में स्थित है, इसे इंदिरा कॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंदिरा कॉल कहा जाता है, नोट करेंगे इंदिरा। आगे देखेंगे भारतीय सीमा, नेक्स्ट टॉपिक भारत के सीमा, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखें भारत के सीमा से क्या क्वेश्चन पूछा गया आरओ में, ठीक है, देखेंगे। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। नोट करेंगे भारत की स्थलीय सीमा, ठीक है। आप चाहे तो कोटेशन हमने बताया है, बचपन में MBA का शौक था, MBA का शौक है। बचपन में सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, च से चीन, पा से पाकिस्तान, न से नेपाल, मा से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान, ठीक है। बचपन में MBA, तो ये सीमाएँ लगती हुई दिखाई देंगी। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, इसके बाद चीन, पाकिस्तान, फिर नेपाल है, ठीक है। म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान की सबसे कम सीमा लगती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, सबसे कम अफगानिस्तान की, ठीक है। ये कोटेशन हमने पहले पढ़ा दिया है, क्लास जब चलता है विस्तृत तब वहाँ देख सकते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है, ठीक है। 106 किलोमीटर अफगानिस्तान की सीमा लगती है, ठीक है। आगे देखेंगे भारत और बांग्लादेश की सीमा की बात करें, सर्वाधिक लंबी सीमा है, ठीक है, 4096.7 किलोमीटर है। ये 5 राज्यों को छूती है, असम, मेघालय, नोट करेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है। त्रिपुरा राज्य जो होता है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा राज्य होता है 3 तरफ से किससे? बांग्लादेश से घिरा हुआ है, नोट करेंगे। हो गया, आगे चलेंगे। भारत और चीन की सीमा, इसकी लंबाई देखेंगे 3,488 किलोमीटर, एक प्राकृतिक सीमा है। ये 5 राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करती है। नोट करेंगे भारत चीन की सीमा किससे किससे? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करती है, ठीक है। आगे चलेंगे, भारत पाक की सीमा देख लेंगे, 3,323 किलोमीटर है। इसका निर्धारण 1947 में रेड क्लिफ के द्वारा किया गया है। ये जम्मू कश्मीर, राजस्थान, लद्दाख, पंजाब, गुजरात और को स्पर्श करती है, ठीक है। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, लद्दाख, पंजाब और गुजरात को जो होता है स्पर्श करती हुई दी जाएगी, ठीक है। भारत नेपाल की सीमा, ये 1,751 किलोमीटर लंबी है। ये 5 राज्यों को, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम को स्पर्श करेगी। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम को जो होता स्पर्श करती है। बिहार नेपाल के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा 729 किलोमीटर सीमा बनाती है, ठीक है। नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है बिहार, 729 किलोमीटर। आगे देखेंगे भारत म्यांमार की सीमा, इस सीमा की लंबाई 1,643 किलोमीटर है। ये 4 राज्यों को छूती है म्यांमार की सीमा, किसको किसको? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम को स्पर्श करती है। म्यांमार का जो होता है अराकान योमा पर्वत भारत और म्यांमार की मध्य लंबी प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। भारत का म्यांमार जो होता है मध्य लंबी प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। कौन सा पर्वत है? नोट करिएगा, अराकान योमा पर्वत। ये क्वेश्चन पूछा गया है, अराकान योमा पर्वत, ठीक है। देखिए आरओ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, आप देखेंगे। आगे चलेंगे, भारत भूटान की सीमा, इसकी लंबाई 699 किलोमीटर है। ये 4 राज्यों को, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करती है। नोट करेंगे, ठीक है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश को जो होता है स्पर्श करती है, भारत और भूटान की सीमा, नोट करेंगे,
ठीक है, थोड़ा स्पीड चलेंगे क्योंकि हमने 20 दिन के अंदर क्लास समाप्त करना है। ठीक है, हमने कहा कि एकदम मेच्योर क्लास चल रहा है, एकदम समझ लीजिए कि 110 क्वेश्चन लाना है तो 10 ही दिन में समाप्त करना, 15 दिन में एकदम स्पेशली। इसके बाद क्यूक सीरीज चली रहा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, भारत अफगानिस्तान, इसकी लंबाई 106 किलोमीटर केवल है। इसका निर्धारण 1896 में हुआ था। ठीक है, सर मोर्टियर डुरंड के द्वारा। ठीक है, सर मोर्टियर डुरंड के द्वारा किया गया था, नोट कर लीजिए। ठीक है, मैकमोहन रेखा जो था भारत और चीन के मध्य की सीमा का निर्धारण 1914 में किया गया था, नोट करेंगे। मैकमोहन रेखा का निर्धारण जो होता है भारत और चीन की मध्य सीमा 1914 में किया गया था। ठीक है, ये सीमा रेखा थी। अब देखेंगे भारत की जलीय सीमा की बात करेंगे, हेडिंग डालेंगे भारत के जलीय सीमा। चलिए देख लेंगे हम लोग भारत के जलीय सीमा में। आपको हम बता दें भारत की मुख्य तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है। द्वीपों से तो इसकी लंबाई 7516 वर्ग किलोमीटर है। गुजरात सर्वाधिक तटीय लंबी वाला राज्य है। करंट में हमने आपको बता दिया 6100 से बढ़ करके लगभग 6300 किलोमीटर हो चुका है और गुजरात प्रथम स्थान पर ही है। ठीक है, तो वहाँ पर आप देख सकेंगे। जल पड़ोसी देश देखेंगे, पहले देखेंगे हम लोग कौन सा, भारत श्रीलंका पाक जल संधि द्वारा अलग है। ठीक है, भारत इंडोनेशिया, भारत के ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया की सुमात्रा द्वीप के मध्य 6 डिग्री का चैनल है, नोट करेंगे 6 डिग्री का चैनल है, नोट करेंगे। भारत और इंडोनेशिया, भारत का ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया की सुमात्रा द्वीप, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के मध्य जो था 6 डिग्री का चैनल है। ठीक है, ये अलग करता है। भारत म्यांमार, भारत म्यांमार जलीय और स्थलीय दोनों सीमाएं बनाता है। 14 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश पर म्यांमार का कोको द्वीप समूह, नोट करेंगे। म्यांमार का कोको द्वीप समूह जो होता है उत्तरी अंडमान द्वीप से कोको चैनल के द्वारा अलग है। उनके उत्तरी अंडमान से कोको चैनल के द्वारा जो होता अलग है इसमें। ठीक है, आगे चलेंगे। भारत का स्थलीय और भौतिकी विभाजन चलेंगे, देखेंगे। पहले देखेंगे, नोट करेंगे। भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। मध्यवर्ती मध्यजीव कल्प में इसका विखंडन हुआ था। जो भारतीय स्थलपिंड उत्तर की ओर विस्थापित है। ठीक है, भारत में कोयले का विशाल भंडार गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। ठीक है, गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। भौगोलिक दृष्टि प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। ठीक है, प्रायद्वीप जो होता क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, नोट करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, तो प्रायद्वीपी भारत के जो था चट्टानों में निम्नलिखित क्रम देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। पहला आर्कियन क्रम चट्टान। ठीक है, यह प्राचीनतम चट्टानें हैं। इसमें जीवाश्म का अभाव होता है। ठीक है, इसमें जीवाश्म का अभाव होता है। ये नीस, ग्रेनाइट और शिष्ट प्रकार की होती है आर्कियन क्रम चट्टानें। ठीक है, इनका विस्तार जो होता है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और छोटा नागपुर पठार और पठार भाग पर इनका क्रम है। ठीक है, आगे चलेंगे। धारवाड़ की चट्टानें चलेंगे हम। धारवाड़ की चट्टानें, धारवाड़ की चट्टानें की अगर हम बात करें, इनका निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन के निक्षेपण से हुआ है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्कियन क्रम के चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण से हुआ है। ठीक है, अपरदन और निक्षेपण से हुआ है। इसमें जीवाश्म का अभाव होता है, क्योंकि इसमें अगर आर्कियन में जीवाश्म का अभाव है तो इसी से हुआ, तो इसमें भी जीवाश्म का अभाव होगा। इसी काल में अरावली पहाड़ियों का निर्माण हुआ था, नोट करेंगे। धारवाड़ क्रम की चट्टान में अरावली पहाड़ियों का निर्माण हुआ था। ठीक है, ये संसार का सबसे पुराना मोड़दार पर्वत है। ये संसार का सबसे पुराना और मोड़दार पर्वत है। ठीक है, आगे देखेंगे। कुडप्पा क्रम की चट्टानें, इनका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से हुआ है। ठीक है, इसमें भी जीवाश्म का अभाव होता है। विस्तार आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कुडप्पा क्रम की चट्टानों का। ठीक है, अगला देखेंगे। चौथा बिंद क्रम की चट्टानें, ये आरओ में पूछ दिया है। बिंद क्रम की चट्टानें, इनका ये कुडप्पा के बाद बनी। इनका निर्माण जल निक्षेपों के द्वारा हुआ, नोट करेंगे। जल निक्षेपों के द्वारा हुआ था बिंद क्रम की चट्टानें। ये गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के मध्य जल विभाजक रेखा बनाती हैं। गंगा के मैदान और दक्कन पठार के मध्य जो था जल विभाजक रेखा बनाती है, नोट करेंगे। आगे देखेंगे। गोंडवाना क्रम की चट्टानें,
भारत 98% से अधिक कोयला इन्हीं चट्टानों से प्राप्त पाया जाता है। ठीक है, नोट करेंगे, भारत का 98% से अधिक जो होता कोयला इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। जीवाश्म के अवशेष प्राप्त हैं। ठीक है, जीवाश्म के अवशेष प्राप्त हैं। आगे देखेंगे, दक्कन ट्राइब, इनका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ। नोट करेंगे, दक्कन ट्राइब का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। इनका विस्तार देखेंगे, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। ठीक है, इसमें काली मिट्टी का निर्माण होता है और वैसे भी ज्वालामुखी के द्वारा काली मिट्टी का निर्माण हो जाता। ठीक है, काली मिट्टी का निर्माण होता। आगे चलेंगे, उत्तर का विशाल मैदान के बारे में पढ़ेंगे। चलेंगे, अगर हम देखेंगे उत्तर का है बृहद हिमालय की, अगर देखिए बात करें, बृहद हिमालय का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प इयोसीन और ओलिगोसीन कल्प में हुआ है। ये मध्य हिमालय का निर्माण मायोसीन कल्प में हुआ है। शिवालिक हिमालय का निर्माण प्लायोसीन काल में हुआ। नोट करेंगे, मध्य हिमालय का निर्माण मायोसीन कल्प में हुआ है। शिवालिक हिमालय का निर्माण प्लायोसीन काल में हुआ है। बृहद हिमालय का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ या इयोसीनी ओलिगोसीन कल्प में हुआ। नोट करेंगे, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलान करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की बात कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं प्रादेशिक विभाजन। पंजाब या कश्मीर का हिमालय, सिंधु नदी से सतलज नदी तक 560 किलोमीटर तक पंजाब या कश्मीर का हिमालय। ठीक है, कश्मीर और हिमाचल राज्य में फैला हुआ है। धौलाधर, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम श्रेणियाँ ये दक्षिण से उत्तर में शामिल है। याद रखना, क्रम याद रखिएगा, दक्षिण से उत्तर में धौलाधर, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। अगर उत्तर से दक्षिण पूछेगा तो पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। ये कई क्रम कैसे पूछेगा एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप पढ़ते रहिएगा। आगे देखेंगे, कुमाऊं हिमालय, सतलज और काली नदियों के मध्य 320 किलोमीटर, सतलज और काली नदियों के मध्य 320 किलोमीटर। यहाँ की प्रमुख चोटियाँ कौन है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब, नंदा देवी, कामेत। ठीक है, नंदा देवी सर्वोच्च शिखर है। नोट करेंगे, नंदा देवी जो होता है सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट देख लेंगे, नेपाल का हिमालय, नेपाल हिमालय। नोट करेंगे, नेपाल हिमालय काली नदी से तीस्ता नदी तक 800 किलोमीटर है। ठीक है, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट चोटियाँ स्थित है। नोट करेंगे, काठमांडू घाटी यहाँ की प्रमुख घाटी है। नोट करेंगे, नेपाल जो होता काली नदी से तीस्ता नदी के 800 किलोमीटर है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया नेपाल की नदियों की, क्या जी, काली नदी और तीस्ता नदी, ये क्वेश्चन पूछा गया है आरओ में। कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट और चोटियाँ स्थित। ठीक, काठमांडू घाटी यहाँ की प्रमुख घाटी है। आगे देखेंगे, असम हिमालय। ठीक है, तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक 720 किलोमीटर तक तीस्ता, दिहांग और दिहांग नदियाँ बहती हैं। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट देख लेंगे, भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है। ठीक है, ये नवीन बलि पर्वत है। ठीक है, सबसे नवीन अगर नवीन पर्वत श्रेणी पूछता है तो शिवालिक मारिएगा, और ये नवीन बलि पर्वत है। ठीक है, पटकाई पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? असम, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में संलग्न है। यह अरुणाचल प्रदेश तथा म्यांमार की सीमा बनाती हैं पटकाई पहाड़ियाँ। ठीक है, किसका सीमा बनाती हैं? अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा। ठीक है, आगे देखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पीर पंजाल श्रेणी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तारित हैं। पीर पंजाल श्रेणियाँ हिमाचल प्रदेश से और जम्मू कश्मीर में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक इनका विस्तारित है। ये मध्य हिमालय में अवस्थित हैं। कश्मीर घाटी, पीर पंजाल, महान हिमालय के मध्य फैली है। इनका क्षेत्रफल 4900 वर्ग किलोमीटर है। आगे चलें, देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व में काठमांडू घाटी है जिसका विस्तार जो होता है नेपाल में है। ये मध्य हिमालय में स्थित है। कुल्लू और कांगड़ा घाटियाँ भी यहीं स्थित है। कुल्लू और कांगड़ा घाटियाँ भी जो होता है यहीं पर स्थित है। ठीक है, कुल्लू घाटी एक अनुप्रस्थ घाटी है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नोट कर लीजिए। आगे चलें,
मध्य अथवा लघु हिमालय श्रेणी को जो होता है हिमाचल या हिमालय के नाम से जाना जाता है। नोट करेंगे। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में फैला हुआ पश्चिमी घाट। ठीक है, यह एक भ्रंशोत्थ अर्थात ब्लॉक पर्वत है जिसका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपसमलन के कारण हुआ है। ठीक है, इस घाटी का नोट करेंगे। इस घाट का औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। 1200 मीटर है। चलेंगे आगे देखेंगे। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र खड़ा जबकि पूर्वी ढाल जो होता मंद और सीढ़ीनुमा है। इसकी नोट करेंगे, इसकी उत्तरी खंड जो होता लावा अर्थात बेसाल्ट शैलों और जो होता गोवा से दक्षिण का भाग ग्रेनाइट और नीच शैलों से निर्मित हुआ है। नोट करेंगे, गोवा से जो होता है दक्षिण का जो होता भाग ग्रेनाइट और नीच से निर्मित हुआ है। पश्चिम घाट को जो होता महाराष्ट्र, गोवा तथा कर्नाटक में सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। नोट करेंगे,
पश्चिम घाट को जो होता है महाराष्ट्र में जाएंगे, गोवा में जाएंगे, कर्नाटक में जाएंगे, इसे सह्याद्री पर्वत कहा जाता है। ठीक है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर जो होता है कलसुबाई, कौन है? कलसुबाई है। नोट करेंगे, कलसुबाई है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कलसुबाई है। ठीक है। और दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर जो होता है कुद्रेमुख है, 1892 मीटर। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर, ठीक है, कुद्रेमुख है। नोट कर लेंगे। देखिए आगे देखते हैं। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों को पश्चिम से पूर्व के क्रम, नोट करेंगे। मध्य भारत में स्थित जो था पहाड़ियों को पश्चिम से पूर्व की क्रम नोट कर लेंगे। हमेशा क्रम एक ठो पूछा जा रहा, पीसीएस हो चाहे आर हो, हमेशा पश्चिम से पूर्व की जाएंगे सतपुड़ा पहाड़ियाँ, महादेव की पहाड़ियाँ, मैकाल और छोटा नागपुर। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। ठीक है। अब पूर्व से पश्चिम पूछेगा तो फिर आप उल्टा कर दीजिएगा। ठीक है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। भारत में सर्वाधिक जो था सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र कहाँ पर? हिमालय में क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल है। ठीक है। इसमें कौन कौन है? पूर्वोत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और शामिल है। नोट कर लीजिए तुरंत। चलें आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालय में जो था कई अनुदान, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो था माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जिसे K2 कहा जाता है, काराकोरम श्रेणी में है। ये कहाँ है? लद्दाख में है। ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं, आप खुद जानते हैं। ठीक है। आगे देखेंगे। हिमालय की चोटियाँ जो होती हैं ये भी याद करिएगा। जो हिमालय की चोटियाँ हैं पूर्व से पश्चिम के क्रम जाइए। नमचा बरवा चीन में है। ठीक है। कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी उत्तराखंड में। ठीक है। ये हिमालय की ऊंची चोटियाँ पूर्व से पश्चिम की क्रम बता रहे हैं, पूर्व से पश्चिम की क्रम है। नोट करिए। ठीक। आगे देखेंगे। गोसाईनाथ पर्वत श्रेणी जो होता है तिब्बत में नेपाल की सीमा पर स्थित है। गोसाईनाथ पर्वत श्रेणी तिब्बत में नेपाल की सीमा पर स्थित है। ठीक है। नोट करेंगे। नंदा देवी कामेत त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी कामेत त्रिशूल पर्वत जो होता है शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नोट करेंगे। त्रिशूल पर्वत जो होता है शिखर 3 हिमालय, नोट करेंगे, 3 हिमालय पर्वत चोटियों का एक समूह है। ये उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो होता है 7120 मीटर है। ठीक है। 7120 मीटर है। ठीक है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य तथा उनकी सबसे ऊंची चोटी के बारे में चर्चा करेंगे। राज्य तथा उनकी सबसे ऊंची चलेंगे। केरल में अनाईमुडी, मध्य प्रदेश में धूपगढ़। ये आप लंबाई याद कर सकते हैं तो लंबाई याद करिएगा। ठीक है। हमारे पास समय नहीं है, बस आप याद कर लीजिए। ठीक है। नागालैंड में सारामती, नागालैंड में क्या होता है? सारामती होती है। ठीक है। उत्तराखंड में नंदा देवी, तमिलनाडु में दो बेट्टा, राजस्थान में गुरु शिखर। ठीक है। राजस्थान में गुरु शिखर, तमिलनाडु में दो बेटा, उत्तराखंड में नंदा देवी हो गया। आगे चलेंगे। प्रमुख पहाड़ियाँ और राज्य की चर्चा करते हैं। चलिए प्रमुख पहाड़ियाँ और राज्य की चर्चा करेंगे। चलें। सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में है। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार तक फैली है। नागा पहाड़ियाँ भारत और म्यांमार तक की सीमा बनाती है। पीर पंजाल श्रेणियाँ जम्मू कश्मीर में है। गड़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा में है। कोल्लाई मलाई पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। ठीक है। ये तो आप जानते हैं, कोल्लाई मलाई पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। ठीक है। मांडो पहाड़ियाँ गुजरात में है। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में है। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवराय की पहाड़ियाँ 2 बार पूछा गया, तमिलनाडु में है। गारो पहाड़ियाँ मेघालय में है, सभी जानते हैं, गारो खासी जयंतिया। मीरी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। डालमा पहाड़ियाँ झारखंड में है। डालमा भी पूछा गया है और सेवराय, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत बार पूछा गया है। आगे चलेंगे। प्रमुख जो होता है घाटियाँ और राज्य उनके चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चले। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में, लाहौल घाटी हिमाचल प्रदेश में, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में है। नुब्रा घाटी कहाँ है? लद्दाख में। नोट कर लीजिएगा। ठीक है। माना, नेलांग और फूलों की घाटी, ये तीनों कहाँ हैं? उत्तराखंड में। तीनों कहाँ हैं? उत्तराखंड में। माना, नेलांग और फूलों घाटी। जोकू घाटी मणिपुर, इम्फाल घाटी मणिपुर। जोको और इम्फाल कहाँ है? मणिपुर में। ये आरओ में पूछे गए इतने प्रश्न हैं। आगे चलेंगे।
भारत के प्रमुख दर्रे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत ही, यहाँ से एक क्वेश्चन आना तय है, आपको पता ही है। चांगला लद्दाख में होता है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है, रोहतांग, ठीक है। बामडिला अरुणाचल प्रदेश के में स्थित है, तिब्बत जाने का मार्ग यही है, बामडिला दर्रा, ठीक है। सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। नथुला सिक्किम राज्य में है, पूछा गया। भोरघाट महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मुंबई पुणे में सड़क मार्ग स्थित है, भोरघाट, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। पालघाट ये आप जानते केरल राज्य में स्थित है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे, हमने पहले पढ़ाया इसके बाद, ठीक है। माना या नीत दर्रा उत्तराखंड राज्य में है। शिपी किला कई बार पूछा गया, हिमाचल प्रदेश की जास्कर श्रेणिया में सतलज नदी का प्रवेश होता है, ठीक है, शिपी किला। लिपुलेख दर्रा जो होता है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जोजिला आप बताए हैं, जोजिला लद्दाख श्रेणी में स्थित है। श्रीनगर से लेह मार्ग गुजरता है, श्रीनगर से लेह मार्ग गुजरता है। लेह मार्ग बता रहे हैं, जितना उतना पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा स्पीड में ज़रूर चल रहे हैं, क्योंकि भाई हमने वादा कर दिया है कि 20 दिन के अंदर क्लासेस ख़त्म करेंगे आरओ का पूरी तरह से 110 क्वेश्चन। फिर आपकी जिम्मेदारी, आप भी पढ़िए, 2-3 बार पढ़ते रहिए, वीडियो खुद ही हो जाएगा। ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं खींच रहे हैं, बहुत शॉर्ट नोट में। बनिहाल देखेंगे, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जम्मू से श्रीनगर गुजरता है, जम्मू से श्रीनगर गुजरता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। टेस्ट तभी लगा पाएंगे जब आप सारी चीज़ें जानकारी लगाएंगे, ठीक है। जिलेपला आगे देखेंगे, जिलेपला जो होता है सिक्किम राज्य में स्थित है। काराकोरम श्रेणी लद्दाख की काराकोरम पहाड़ियों में स्थित है। लद्दाख काराकोरम जो होता है लद्दाख की काराकोरम पहाड़ियों में स्थित है, नोट करेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, हिमालय की प्रमुख हिमनद, हिमालय की प्रमुख हिमनद, चलिए देखते हैं। सियाचिन सबसे बड़ा हिमनद है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है, ठीक है। बाल्टोरो जो था काराकोरम श्रेणी में है। कंचनजंगा सिक्किम में है, 16 किलोमीटर, पता है आपको है, ये बताने की जरूरत नहीं। गंगोत्री उत्तराखंड में 26 किलोमीटर। केदारनाथ उत्तराखंड में 14 किलोमीटर, ठीक है। ससाइनी काराकोरम श्रेणिया में है, 17.85 किलोमीटर स्थित है, ठीक है। आगे देखेंगे, जेमू देखेंगे, जेमू जो होता सिक्किम में है, ठीक है। चौराबाड़ी जो होता उत्तराखंड में 7 किलोमीटर। रीमो जो होता काराकोरम में 19 किलोमीटर। मिलाम जो होता उत्तराखंड में 19 किलोमीटर। रूपल जो होता कश्मीर में है, ठीक है, 16 किलोमीटर। बंदरपुर जो होता उत्तराखंड में है, बंदरपुर कहाँ है, उत्तराखंड में, नोट करेंगे उत्तराखंड में। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय का पठार, हेडिंग डालेंगे मेघालय का पठार। मेघालय के पठार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जो होता लिखा पढ़ाया जाता है, हमेशा एक क्वेश्चन आता है। चलेंगे मेघालय का पठार से। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, नोट करेंगे, प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। ये भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में स्थित मालदा गैप के द्वारा पृथक हो गया था। किसके द्वारा, मालदा गैप के द्वारा पृथक हो गया था। इसका क्षेत्रफल देखेंगे 35,291 वर्ग किलोमीटर है। पश्चिमी सिरे पर जो था गारो की पहाड़ियाँ, मध्यवर्ती भाग खासी, जयंतियाँ और पूर्वी भाग में जो था मिकिर की पहाड़ियाँ स्थित है, पूर्वी भाग में मिकिर की पहाड़ियाँ स्थित है, नोट कर लीजिएगा। हो गया, गारो जो होता है नोट करेंगे, गारो पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी नोकरेक है। गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, नोकरेक है, 1412 मीटर है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। शिलांग शिखर इस क्षेत्र का उच्चतम शिखर है, ठीक है, इस क्षेत्र का उच्चतम शिखर है। आगे चलेंगे, हेडिंग डालिए दंडकारण्य क्षेत्र। ये 2 बार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दंडकारण्य क्षेत्र, इसका विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ठीक है। कुल 89,078 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है, ठीक है। ये एक विषम पठार है, ठीक है, दंडकारण्य पठार। बस याद रखना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब हेडिंग डालिए उत्तर भारत का विशाल मैदान। चलेंगे, उत्तर भारत का विशाल मैदान, ये सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के निक्षेप द्वारा निर्मित एक विशाल मैदान है। इसका क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, कितना है, 7 लाख। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के निक्षेप की क्रिया के द्वारा निर्मित जो होता है एक विशाल मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान कहा जाता है, ठीक है। इस मैदान का विवरण हम देखेंगे कैसे होता है। चलिए, पहला जो होता है भाबर प्रदेश,
यह शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में सिंधु नदी और तीस्ता नदी तक पाया जाता है। सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक पाया जाने वाला भाबर प्रदेश होता है। इस क्षेत्र में नदियां बड़ी मात्रा में पत्थर, कंकड़, बजरी, ठीक है, आदि जमा करती हैं। ठीक है, इसे भाबर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, गिरिपाद प्रदेश। आगे देखेंगे अगला, तराई क्षेत्र। भाबर के दक्षिण में समांतर फैला हुआ प्रदेश पाया जाता है जिसे तराई क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, जिसे तराई क्षेत्र कहा जाता है। आगे देखेंगे कौप प्रदेश किसे कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। कौप प्रदेश, ये विशाल मैदान जलोढ़ मिट्टी की देन है। ठीक है, ये मैदान जो था किसकी, जलोढ़ मिट्टी के देन है, जिसे कौप प्रदेश कहा जाता है। ये दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, एक तो बांगर होता है, दूसरा खादर होता है। बांगर जो था पुरानी जलोढ़ पाई जाती है उसे बांगर कहा जाता है। खादर जो था जो नई जलोढ़ पाई जाती है उसे खादर कहा जाता है। ठीक है, बांगर और खादर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हेडिंग डालिए तटीय भाग के बारे में चर्चा। तटीय भाग में चलिए पहले देख लेते हैं हम तटीय भाग की क्या चर्चा होती है। चलिए, भारत का औसत समुद्र तल का जो मापन चेन्नई के तट से मापा जाता है। कहाँ से नापा जाता है, चेन्नई के तट से मापा जाता है। ठीक है, अगर समुद्र तल का मापन करना हो तो कहाँ पर, चेन्नई के तट से मापा जाता है। किसी प्रदेशी जल क्षेत्र के जो होता है, अगर कोई प्रदेशी जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। ठीक है, जो समांतर आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक होती है। नोट करेंगे, आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक होती है। ये क्वेश्चन आरओ में पूछा गया है, पीसीएस में भी पूछा गया है। ठीक है, देख लेना 2024 का पीसीएस। ठीक है, तो आपको हम ये सारा मैटर पहले ही पढ़ा दिए थे, यूपी पीसीएस अगर मेंस में देना नहीं होता तो। ठीक है, थोड़ा हम मेंस की तैयारी में बच गए, इसलिए जो तक इसके पहले हमने टेस्ट सीरीज मारा था। आज भी टेस्ट सीरीज हम हल कराएंगे, लेकिन जो होता फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले से आप पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ जो होता है आपके अंदर वो जोश पैदा कर देंगे मैटर दे करके, जिसे आप बड़े आसानी से शॉर्टकट मैटर में तुरंत जो होता है प्रीलिम्स तो क्वालिफाई करवा देंगे। ठीक है, प्रीलिम्स जो था क्वालिफाई करवा देंगे, अभी बहुत समय है हमारे पास। आगे देखेंगे तटीय मैदान के बारे में चर्चा करेंगे हम। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार के भाग पूर्व से पश्चिम के 2 सक्रिय तटीय मैदान मिलते हैं, जिन्हें क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है। पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है। चलेंगे हम देखेंगे क्या कहते हैं। आगे देखेंगे पश्चिमी तटीय मैदान, ये कच्छ की खाड़ी से होकर लेकर जो था कुमारी अंतर्द्वीप तक फैला हुआ है। कच्छ की खाड़ी से लेकर कुमारी अंतर्द्वीप तक फैला हुआ। ठीक है, यह मैदान संकीर्ण है। इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग पे मालाबार तट कहते हैं। नोट करेंगे, पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भागों में कोंकण तट है और दक्षिणी भाग को जो था मालाबार तट कहते हैं। ठीक है, यह मैदान संकीर्ण है, कच्छ की खाड़ी से लेकर के, ठीक है, कुमारी अंतर्द्वीप तक फैला हुआ मैदान दिखाएगा पश्चिम तटीय। आगे चलेंगे पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान देखेंगे, ये गंगा के मुहाने से दक्षिण से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ठीक है, गंगा के मुहाने से किधर, दक्षिण से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ये पश्चिम तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। नोट करेंगे, पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में ये अधिक चौड़ा, ठीक है, अधिक चौड़ा है। इस मैदान के 3 भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, पहला उत्कल का मैदान, काकीनाड या आंध्र का मैदान और कोरोमंडल का मैदान। ठीक है, 3 मंडलों में विभाजित किया गया। उत्कल का मैदान, काकीनाड या आंध्र का मैदान या कोरोमंडल का मैदान। ठीक है, ये कौन सा, अर्थात पूर्वी तटीय मैदान है। हो गया। अब चलते हैं, हेडिंग डालते हैं द्वीप, द्वीप समूह। चलेंगे द्वीप समूह, चलेंगे पहले देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। पता है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण द्वीप समूह है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो होता है सैडल पैक है। नोट करेंगे, इसकी सबसे ऊंची चोटी सैडल पैक है, 732 मीटर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। कहाँ पर, उत्तरी अंडमान में। 10 डिग्री चैनल द्वारा अंडमान निकोबार अलग करता है, अंडमान को निकोबार अलग करता है 10 डिग्री चैनल द्वारा। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पर ही स्थित है। याद रखिएगा, भारत का दक्षिणतम बिंदु जो होता है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पर ही जो होता है स्थित दिखाई देगा। ठीक है, बैरन द्वीप जो होता है बंगाल की खाड़ी के अंड सागर, ठीक है, अंडमान सागर से स्थित है, जो भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, जो भारत का क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे एक और द्वीप देख लेंगे, लक्षद्वीप। 2 द्वीप बहुत चर्चा में रहता है, अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप। ये अरब सागर में स्थित द्वीपों का एक समूह है।
ठीक है, अरब सागर में स्थित द्वीपों का एक समूह है जिसे लक्षद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला लेवल में देख लीजिए, ठीक है। लक्षद्वीप के बारे में पढ़े। अंडमान जो दो द्वीप समूह जो था सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता, ठीक है। अरब सागर में द्वीपों का समूह, ठीक है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इसमें सबसे उत्तरी द्वीप समूह को जो होता अमीन द्वीपी कहा जाता और दक्षिणी द्वीप समूह को जो होता मेनिकाय कहा जाता। नोट करेंगे, ये कई बार आरओ में समीक्षा अधिकारी में पूछा गया, ठीक है। और देखिए पीसीएस लेवल का भी एग्जाम है, 2024 में यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया था। नोट करेंगे आप। अगला देखेंगे आप, मेनिकाय शेष द्वीप को 9 डिग्री चैनल के द्वारा पृथक किया जाता है। नोट करेंगे, और वैसे भी आपको चैनल पूरा याद करना होना चाहिए, ठीक है। एक चैनल जो होता है मिलाने के लिए, देखिए चैनल जो होता है इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि जो होता है आपका आरओ के जो था मेल करने के लिए, सुमेलित करने के लिए आता, तो वहाँ पर चैनल बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगली बार भी चैनल पूछा गया, इस बार भी पूछा गया, ठीक है। अमीन द्वीपी लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह। नोट करेंगे, अमीन द्वीपी जो होता है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। मेनिकाय द्वीप समूह जो होता है 8 डिग्री चैनल के द्वारा मालदीव को अलग करता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपको 10 अक्टूबर का जो था डेट आया है पीसीएस एग्जाम के लिए 2024 के, इसके पहले जो होता है ज्यों ही ये हमारा प्रोग्राम खत्म होता है, ठीक है, आरओ का प्रोग्राम ज्यों ही खत्म होगा त्यों ही हम जो था पीसीएस में आपको मैटर पहले से देना शुरू कर देंगे, ठीक है। सिर्फ हमें पीसीएस मेंस पे बजने की वजह से हमें 2 तरह लेट हो गया, ठीक है। और मेंस एग्ज़ाम आप समझ रहे हैं कि कितनी मेहनत से देना होता है, इसलिए हमको वहाँ पर देना जाना पड़ा इलाहाबाद में। फिर भी जो होता आपको जो होता इसको पूरा हम टारगेट को पूरा करेंगे, ठीक है। आप लगे रहिए, आरओ में प्रीलिम्स की गारंटी पूरा देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद पीसीएस आपके साथ ऐसा लगेंगे कि आपको प्रीलिम्स रुकने का कोई नाम ही नहीं होगा। चलेंगे आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहिएगा, ठीक है। ये प्रवाल द्वीपीय जो होता है, नोट करेंगे, ये द्वीप जो होता है प्रवाल द्वीप का उदाहरण मिलता है, ठीक है, मिनी और मालदीव। अगला देखेंगे, प्रमुख द्वीप और उनकी स्थिति के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलेंगे, पीरम देख रहे हैं, पीरम जो होता खंबात की खाड़ी में है। द्वारका जो होता अरब सागर में तट पर है। दीव जो होता काठियावाड़ तट पर है। बेयंत यशोधर ये जो होता कच्छ की खाड़ी में स्थित है। नोट कर लेंगे, तीनों ये चारों मिलान करने के लिए आया था, ठीक है। पीरम क्या होता खंबात की खाड़ी, द्वारका अरब सागर, दीव जो होता काठियावाड़ तट है, बेयंत यशोधर कच्छ की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। आगे देखेंगे, ये हमने आपको बोल दिया कोरी क्रिक या एक ज्वारी क्रिक है जो कच्छ के रन में स्थित है, ठीक है। देखिए कोरी क्रिक का अलावा अगर ये नहीं देता तो सर क्रिक देगा, ठीक है। क्या है? सर क्रिक है, और सर क्रिक जो होता है भारत और किसका, पाकिस्तान की सीमा के बीच स्थित है, ठीक है। ये जो होता है यहाँ पर ये प्रहरी का काम करते हैं क्योंकि दलदली क्षेत्र यहाँ पर टैंक वगैरह नहीं जा सकते, इसलिए युद्ध क्षेत्र के लिए जो होता है एक प्रहरी के रूप में जो होता है कार्य करती है, ठीक है। कोरी करक एक ज्वारी करक है जो कच्छ के रन में स्थित है, ठीक है। भारत और श्रीलंका के मध्य जो होता है रामेश्वरम द्वीप स्थित है। नोट करेंगे, भारत और श्रीलंका के मध्य जो होता है रामेश्वरम द्वीप स्थित है, ठीक है। अगर हमारी स्पीड थोड़ी सी भी ज़्यादा हो रही है तो आप घबराइएगा मत, क्योंकि स्पीड इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आपको पता है कि समय कम है, इसलिए आपको पूरा रिपीट करने का वादा किया हमने, ठीक है। भारत का सर्वाधिक जो होता आबादी वाला द्वीप समूह जो होता है, नोट करेंगे, एक कई बार क्वेश्चन पूछा गया, साल्सेट द्वीप है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन है? साल्सेट द्वीप है, जिस पर मुंबई शहर स्थित है। कौन सा? मुंबई शहर। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया, मुंबई शहर किस द्वीप पर स्थित है? साल्सेट द्वीप पे। नोट करेंगे, साल्सेट द्वीप पर, ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। आगे चलेंगे, अपवाह तंत्र, ठीक, अपवाह तंत्र चलेंगे, और इस पर प्रत्येक चक्रवाती। चलिए आगे देखेंगे, चलेंगे आप। अपवाह क्या होता है? अपवाह का पर्याय है जल धाराओं और नदियों द्वारा जल के धारातली प्रवाह से, ठीक है। भारत के अपवाह तंत्र 2 वर्गों में विभाजित किया गया, ठीक है। भारत के अपवाह तंत्र को 2 वर्गों में विभाजित किया गया, विभक्त किया गया। हिमालय का अपवाह तंत्र एक है, पहला हम पढ़ते हैं हिमालय का अपवाह तंत्र, पहले हम पढ़ेंगे हिमालय का, फिर सिंधु नदी का। चलेंगे, हिमालय का अपवाह तंत्र के बारे में। हिमालय की उत्पत्ति जो होता है पूर्व मानसरोवर झील के पास से निकलने वाली, नोट करें, हिमालय की उत्पत्ति के जो होता है पूर्व जो होता मानसरोवर झील के पास निकलने वाली कौन सी नदी? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो होता थेथिस भूर सन्निधि में गिरती हैं, ठीक है। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र जो होता पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। सिंधु नदी सिंधु गार जम्मू कश्मीर में भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी शिवकिला गार्ज हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। नोट कर लीजिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी और कोरबा गार्ज अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। नोट कर लीजिए, नोट करिए, तुरंत नोट कर लीजिए, नोट करिए तुरंत। हो गया, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कहाँ कहाँ प्रवेश करती हैं, ठीक है।
सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र पूर्ववर्ती नदियां हैं। सिंधु और सिंधु गार्ज। सिंधु नदी, सिंधु गार्ज भारत में प्रवेश करती है जम्मू कश्मीर में। सतलज नदी शिवकिला गार्ज हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी या कोरबा गार्ज अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, ये प्रवेश करने की नदियाँ जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनको जो होता मिलान करने के लिए आएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। सिंधु नदी तंत्र, हेडिंग डालेंगे सिंधु नदी तंत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट होती। सिंधु नदी का उद्गम जो होता है कहाँ से हुआ? मानसरोवर, नोट करिए, मानसरोवर झील के निकट जो होता है चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर से हुआ। ठीक है, चेमांग या कह सकते हैं चेमा यंगडुंग ग्लेशियर से हुआ है। ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर, ठीक है, नहीं, मानसरोवर झील से। इस नदी तंत्र के अंतर्गत झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर श्रेणियाँ, गोमल, द्रास, सियोग, काबुल और गिलगित शामिल होते हैं। ठीक है, सिंधु नदियाँ जो था बाईं ओर से चलने वाली जो था सहायक नदियाँ उसके देखेंगे मिलने वाली सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, जास्कर और सियांग और शिगार हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, पूरी की पूरी तरह से इसमें देखिएगा। आगे देखिएगा झेलम नदियों के बारे में थोड़ा सा एक एक लाइन से पढ़ते रहिएगा। झेलम नदी के बारे में, ये बेरीनाग झील से निकल के जो था बुलर झील में गिरती है। नोट करेंगे, झेलम नदियाँ बेरीनाग झील से निकलती हैं और कहाँ गिरती है? बुलर झील में मिलती है। नोट करेंगे, पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती हैं। जा करके झेलम नदियाँ पाकिस्तान में जो होता है चिनाब नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे देखेंगे चिनाब नदियों के बारे में चर्चा करते हैं। देख लीजिएगा चिनाब नदी। ठीक है, सिंधु की जो होता विशालतम सहायक नदी है। सिंधु की क्या है? विशालतम सहायक नदी है। ये जो होता बाड़ा लाचा, नोट करेंगे, बाड़ा लाचा दर्रे से निकलती है। नोट कर लीजिए, बाड़ा लाचा दर्रे से ये निकलती हुई दिखाई देंगे। ठीक है, आगे देखेंगे रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती हैं। ठीक है, रावी नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से निकलती है, चिनाब नदी में मिल जाती हैं। कहाँ से निकलती हैं, कहाँ मिलती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे निकलने वाला दे दे, चाहे जो था जहाँ मिलती हैं वो नदियाँ उसके बारे में दे दे। अब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है क्या आपसे पूछा जाता है, लेकिन हमें सारे रिपीट कर लेना है। ठीक है, सतलज नदी के बारे में चर्चा करेंगे। ये मानसरोवर झील के निकट राकस ताल से निकलती, कई बार क्वेश्चन पूछा गया सतलज। आरओ और पीसीएस में, समीक्षा और पीसीएस में दोनों में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मानसरोवर झील के निकट राकस ताल से निकलती हैं। ये शिवकिला दर्रा में भारत में प्रवेश करती हैं। कहाँ पर? शिवकिला दर्रा। अब हमें आप कमेंट में बताइए शिवकिला दर्रा कहाँ अभी बताएं। कमेंट में आप बताइए कहाँ पर बताएं, बताइए कमेंट में कहाँ पर बताएं। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध इसी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, स्पीति नदी इसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, स्पीति नदियाँ जो होती है इसकी सहायक नदियाँ हैं। सतलज नदी के बारे में आगे चलेंगे। गंगा नदी तंत्र के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंधु के बाद गंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है, ये इसके बारे में पूछा जाएगा। एक नदी तंत्र पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा ये उसके ऊपर डिपेंड है एग्जामिनर का, लेकिन आप पढ़ते रहिएगा जो हम पढ़ा रहे हैं। ये भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है। ठीक है, ये पूर्ववर्ती नदी है। इसका उद्गम जो होता है उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमानी से होता है। ठीक है, इसका उद्गम जो होता है उत्तरकाशी जिले में, ठीक है, गंगोत्री हिमानी से होता है। ठीक है, गंगा और उसकी सहायक नदियाँ, पंचप्रयाग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मिलान करने के लिए 100% आएगा। देवप्रयाग टिहरी बात में बनाया गया, भागीरथी और अलकनंदा बद्रीनाथ। ठीक है, रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के मेल से केदारनाथ स्थित है। ठीक है, कर्णप्रयाग चमोली जिला में है उत्तराखंड के पास, अलकनंदा और पिंडार में है। ठीक है, नंदप्रयाग चमोली में है, अलकनंदा और मंदाकिनी में। ठीक है, दो नदियों के मिलन है यहाँ पर। विष्णु प्रयाग जो होता है धौली गंगा और विष्णु गंगा। ठीक है, ये जो होता है जो पंच प्रयाग हैं इसको याद रखिएगा। गंगा और उसकी सहायक नदियाँ नोट कर लीजिएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद जो था गंगा नदी को हम किस नाम से जाना जाता? पद्मा के नाम से जाना जाता। ठीक है, गंगा के 7 नाम हैं, आगे जब हम विस्तृत पढ़ाएंगे पीसीएस एग्जाम तब वहाँ पर बताएंगे। ठीक है, गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को हम क्या कहते हैं? पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा का एकमात्र सहायक नदी है, उसका उद्गम मैदान में होता है। जो गोमती नदी है जो फुलर झील से निकलती, कौन से? नोट करेंगे, फुलहर झील से निकलती हैं। और ये फुलहर झील कहाँ है? गाजीपुर में गंगा से मिलती हैं। ठीक है, और गाजीपुर में जो होता है गंगा से मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है फुलहर झील, उत्तर प्रदेश में। दक्षिण पठार से आकर गंगा में मिलने वाली नदियाँ जो थी कौन है? टोंस और सोन नदी। नोट करेंगे, दक्षिणी पठार से आकर गंगा में मिलने वाली नदियाँ कौन है? जो दक्षिणी पठार से निकलती हैं और गंगा में आकर के मिल जाती है, वो नदियाँ कौन से? टोंस और सोन नदी। नोट करेंगे, टोंस और सोन नदी। ठीक है, आगे देखेंगे गंगा की सहायक नदियाँ। गंगा की जो होती है सहायक नदियाँ,
कन्नौज रामगंगा है, पटना सोन नदी है, प्रयागराज यमुना नदी में, गाजीपुर गोमती, ठीक, गाजीपुर गोमती देख लेंगे। कन्नौज किस नदी के किनारे है? रामगंगा। प्रयागराज यमुना, गाजीपुर गोमती, छपरा घाघरा, पटना सोन, हाजीपुर गंडक, कटिहार कोसी। हो गए, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे यमुना नदी के बारे में, थोड़े से एक एक लाइन की चर्चा सिर्फ करेंगे, ज़्यादा हम समय नहीं देंगे, एक एक लाइन की चर्चा, और बहुत शार्ट नोट्स बनाया गया है। यमुना नदी ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदियाँ, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदियाँ कौन है? यमुना नदी है। इसका उद्गम यमुनोत्री हिमानी से होता है, ठीक है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसके दाहिने तट पर मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसके दाहिने तट से मिलती हैं। टोंस, हिंडन, सेंगर भाग बाएं तट से मिलती हैं। पुनपुन, अजय, जलांगी नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। नोट करेंगे, नोट करिए, इसे नोट करिए, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन नदियाँ देखेंगे। सोन नदी इसका उद्गम अमरकंटक पहाड़ियों से होता है। नोट करेंगे, सोन नदी का उद्गम कहाँ हुआ? अमरकंटक पहाड़ियों से होता है। पटना के समीप जो होता है ये गंगा से मिलती हैं। इसका जलग्रहण क्षेत्र जो होता है कितना? 70,085 वर्ग किलोमीटर। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 70,085 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। वीडियो जो होता है अपलोड कर ली जाएगी, ठीक है, यूट्यूब पर अपलोड कर ली जाएगी, जो नया चैनल बना उस पर अपलोड कर ली जाएगा, आप देख लीजिएगा। गंडक नदी, गंडक नदी देखेंगे, इसका उद्गम बृहद हिमालय नेपाल से, ठीक है, बृहद हिमालय अर्थात नेपाल से होता है। ये पटना के समीप सोनपुर गंगा में मिलती हैं। पटना के समीप जो होता है सोनपुर जिला देख रहे हैं ना, वहाँ पर गंगा में जा कर के मिल जाती हैं। आगे चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ब्रह्मपुत्र नदी। फिर गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु तीनों जो होता है नदियाँ इंपॉर्टेंट है, और सभी नई नदियाँ, और प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बहुत कम पूछा जाता है। चलेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के 4 देशों में गुजरती है। जानते कहाँ कहाँ पर? तिब्बत, भारत, भूटान और बांग्लादेश में फैला हुआ। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहाँ कहाँ फैला हुआ? 4 देशों में है, तिब्बत में है, भारत में है, भूटान में है, बांग्लादेश में, ठीक है, नोट कर लिए। चलेंगे, इस नदी तिब्बत में जो था सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, ठीक है। तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है? इस नदी को नाम देखेंगे, इस नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, बांग्लादेश में जमुना की संज्ञा दी जाती है। देखेंगे कहाँ कहाँ नाम नदी, ब्रह्मपुत्र की नदियों का नाम जानेंगे। तिब्बत में सांगपो कहा जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी को, अरुणाचल प्रदेश में जब आप जाएंगे दिहांग कहा जाएगा, असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाएगा, बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है, जबकि गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है, ठीक है। हमने अभी बताया बांग्लादेश में जब घुसेगी तो गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, इसका उद्गम मानसरोवर के निकट जो होता है वही हमने बता दिया अभी, ठीक है, चेमा युंगडुंग हिमनद से हुआ है। इसकी सहायक नदियाँ याद करिएगा, सुबनसिरी, जिया भरेली, धनसिरी, केपली, मानस, तीस्ता इसकी सहायक नदियाँ हैं। तीस्ता नदी जो था ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नोट करेंगे, तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जिनका उद्गम सिक्किम राज्य में, नोट करेंगे, चोमालू झील से होता है। नोट के सिक्किम राज्य में कहाँ से? सॉरी चोमालू नहीं बल्कि चोलामू झील से होता है, ठीक है, नाम थोड़ा अजीब है, चोलामू झील से होता है। नोट करिए, हो गया। हेडिंग डालेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ तंत्र, ठीक है। ये बहुत 2-4 नदियाँ बहुत छोटी नदी हैं, मैं आपको बहुत तुरंत पढ़ा दूंगा। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम जो होता है पश्चिम घाट से होता है। नोट करेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की जो होता प्रमुख नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? पश्चिमी घाट से होता है, ठीक है। पश्चिम घाट से निकल के पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। जो पश्चिम घाट से निकल कर जो पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं नदियाँ, वो किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। जबकि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ जो होता है डेल्टा का निर्माण नहीं करेंगी। जबकि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ वो डेल्टा की निर्माण नहीं करेंगी। अगर वो पूर्व की ओर प्रवाहित होंगी तो डेल्टा का निर्माण करेंगी, जब पश्चिम की ओर प्रवाहित होंगी तो डेल्टा का निर्माण नहीं करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, दूसरा अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को 2 भागों में विभक्त हमने करके अध्ययन किया है। पहला कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी गिरेंगी नदियाँ, और दूसरा अरब सागर में कौन से गिरेंगी नदियाँ। चलेंगे, पहली नदी के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती 2 ही नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। नर्मदा नदी की बात करें, इसका उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से हुआ, ठीक है। कहाँ से?
नर्मदा नदी का उद्गम देखेंगे, कहाँ से उत्पत्ति हुई, मैकाल पर्वत पे जाएंगे, अमरकंटक चोटी से इनकी उत्पत्ति हुई है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी होती है नर्मदा नदी है। ये उत्तर में जो था विंध्याचल, दक्षिण में जो था सतपुड़ा पर्वत के मध्य जो ब्रह्मस घाटी में बहती है और ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर गिरती है? खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। उत्पत्ति जाने, गिरती कहाँ, किनके मध्य स्थित है, ये भी आप जाने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। आगे देखेंगे आप ताप्ती नदियों के बारे में थोड़ी सी देखेंगे। ये सतपुड़ा सीढ़ी से निकलती हैं। कहाँ से ताप्ती नदियाँ निकलती हैं? सतपुड़ा सीढ़ी से निकलती हैं। ये भी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। ये भी खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। इनका बेसिन देखेंगे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में। और जब भी कोई चीज़ विस्तार हो रहा है, पर्वत, पहाड़ी, नदी जो भी है, यही 3 राज्य मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। नोट कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आगे भारत की प्रमुख नदियां, उनकी सहायक नदियों के बारे में आपको मैं थोड़ी सी चर्चा कर दे रहा हूँ, फिलहाल आपको याद करने का काम है। महानदी की सहायक नदियाँ देखिए कौन है? शिवनाथ है, हसदेव है, मांड है, ईब है, जोंक है, औंग है, तेल है, ये महानदी के। गोदावरी की सहायक नदियाँ प्राणहिता, इंद्रावती, प्रवरा, शबरी, पूर्णा, मनेर, पेनगंगा, बेनगंगा, वर्धा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये गंगा जो दिया है ना, एक गोदावरी कृष्णा में कन्फ्यूजन कर देता है, ठीक है। आगे गोदावरी के भी होता है पेनगंगा, गेनगंगा, वहाँ पर जो होता है कृष्णा में जाएंगे पंचगंगा, दूधगंगा दे देगा। कृष्णा के देखेंगे तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, वर्डा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, ठीक है। कावेरी में देखेंगे हिमावती, हिरंगी, ठीक है, लोका पावनी, सिमसा, अमरावती, कविनी और लक्ष्मण तीर्थ, ठीक है। दामोदर पे देखेंगे हुगली, जमुनिया, बराकर और बारकी नदियाँ, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे। आगे देखेंगे, देखिए कुछ लड़कों जो होता कमेंट कर रहे हैं पीडीएफ के लिए जो होता, ठीक है। देखिए पीडीएफ जो होता, ये पीडीएफ जो होता पेड ग्रुप में मिलता है, ठीक है। पेड ग्रुप में आप जाएंगे तो वहाँ पर मिलेगा पेड ग्रुप में। तो यहाँ पर देखेंगे जब पेड करेंगे पेमेंट को तो वहाँ पर मिल जाएगा आपको एक स्कैनर मिलेगा, ठीक है। सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ जो होता है मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा आपको। स्कैनर करेंगे उसकी फ़ीस जो होता है 400 रुपये है, ठीक है। इसके बाद जो होता है पीडीएफ आप व्हाट्सएप पर जो होता है नंबर जो होता है वहाँ पर लिखा गया है, तो आप नोट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं आप 74 600, ठीक है, 370 और 79, ठीक है, 74600737 और 79, इस पर व्हाट्सअप करेंगे आप, ठीक है। आपको एक स्कैनर मिलेगा, स्कैनर पर आप स्कैन करेंगे, फिर इसके बाद ग्रुप में से अलग आपको पीडीएफ मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ, ठीक है। ये पेड ग्रुप का है, ठीक है। अब इसकी जिम्मेदारी नहीं, हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं तो आप फ्री में पढ़िए। अगर आपको बहुत जल्दी होगा तो पीडीएफ लेना चाहेंगे तो पेड करके पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए देखिए, दक्षिण भारत की नदियाँ जो होती है वृक्षनुमा अपवाह तंत्र बनाती हैं। नोट करेंगे, जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं ये वृक्षनुमा अपवाह तंत्र बनाती हैं। महानदी उड़ीसा के तट निकट पारादीप डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसका बेसिन जो होता है आप नोट कर लेंगे, चलिए 1,39,659.15 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कोसी नदी को अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। आपको पता है बिहार के शोक कोसी नदी को अपने मार्ग को कभी भी किसी तरफ डाइवर्ट कर सकती है, ठीक है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रमुख नदियाँ और उनका उद्गम स्थान। कृष्णा नदी पश्चिम घाट के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती हैं। गोदावरी नासिक की जो होता है त्रयंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। महानदियाँ छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से सिहवा पहाड़ी से निकलती हैं। महानदी, ठीक है, देख लीजिए कहाँ कहाँ से। कावेरी है कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। साबरमती नदियाँ अरावली पर्वत पर स्थित जयसमुद्र झील से निकलती हैं। माही नदियाँ विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से निकलती हैं। लूनी नदी राजस्थान के अरावली श्रेणी के नागा पर्वत से निकलती हैं। नोट करेंगे, ठीक है। नदियों के किनारे स्थित शहर लेह जो होता सिंधु नदी के, हैदराबाद मूसी नदी के, कोटा चंबल नदी के, नासिक गोदावरी नदी के, भुवनेश्वर दया या कुवारवाई नदी को भी बोला जाता है, ठीक है, आप सुने होंगे। लुधियाना जो होता सतलज नदी के किनारे है। जबलपुर नर्मदा नदी के, उज्जैन क्षिप्रा नदी के, सूरत ताप्ती नदी के, अहमदाबाद साबरमती नदी के। ये क्वेश्चन जो होता है मिलान करने के लिए पूछे गए, जितना पूछे गए हैं ये सब यहाँ पर रख दिया गया है, आगे आपकी जिम्मेदारी होती है। देख अगला है देश के प्रमुख जलप्रपात। दूधसागर गोवा राज्य के मांडवी नदी पर,
बरकाना कर्नाटक राज्य में, पलानी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, खंडाधार उड़ीसा में, ठीक है, जोग या गरसोप्पा पर्वत जलप्रपात ये कर्नाटक राज्य शरावती नदी पर बनाया गया, ठीक है, कर्नाटक राज्य शरावती नदी पर बनाया गया। आगे चलेंगे, शिव समुद्रम कर्नाटक राज्य के कावेरी नदी पर है। आयतन की दृष्टि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम है। नोट करेंगे आयतन की दृष्टि से, ठीक है, क्षेत्रफल की नहीं बल्कि आयतन के, ठीक है। गोकक प्रपात कर्नाटक राज्य में घाटप्रभा नदी से निकलती हैं। डुडुमा उड़ीसा राज्य में मंचकुंड नदी से निकलती हैं। हुंडरू जलप्रपात झारखंड राज्य में स्वर्णरेखा नदी से निकलती हैं। चंचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश में बीहड़ नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है, नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। बूढ़ाधार पर्वत ये झारखंड में बूढ़ा नदी पर है। चुलिया पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चुलिया प्रपात चंबल नदी पर स्थित है, ठीक है। चित्रकूट प्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर है। कूंची कल प्रपात कर्नाटक राज्य के बराही नदी पर है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कूंची जलप्रपात, नोट कर लीजिएगा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कूंची। आगे हेडिंग डालेंगे भारत की प्रमुख झीलें। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में भारत की सबसे बड़ी लैगून झील होती है चिल्का झील, नोट कर लीजिए चिल्का झील, ठीक है। इसके बाद पूछा जाता है एग्जाम में पुलिकट झील। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। दूसरी सबसे लंबी खारे पानी की झील है, नोट करेंगे, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा बनाती है पुलिकट झील। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है पुलिकट झील किन दो राज्यों की सीमा बनाती है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र यहीं पर स्थित है। कई बार समीक्षा अधिकारी में पूछा गया, ठीक है, सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर है, पुलिकट झील पर है, ठीक है। कोलोरी झील जो होता है आंध्र प्रदेश में मीठे पानी की झील है, ठीक है। किलावेली झील तमिलनाडु में है। आगे देखेंगे वेम्बनाड झील केरल में है। भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील, नोट करेंगे भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील। लोकटक झील मणिपुर में है। लोकटक झील जो था मणिपुर में मीठे पानी की पूर्वोत्तर की भारत की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की झील की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन है, लोकटक झील, बहुत इंपॉर्टेंट है। डल झील जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। आगे देखते रहेंगे। फुलहर झील अभी बताया उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है। रूपकुंड झील उत्तराखंड राज्य में रहस्यमयी झील है, रहस्यमयी झील है ये, ठीक है, रूपकुंड। अशमुडी झील केरल में है। सूरजकुंड झील हरियाणा में है, बहुत बार पूछा गया है। साला झील अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। बड़खल झील हरियाणा में है। बूलर झील जम्मू कश्मीर में है, नोट करेंगे। बूलर झील के बारे में लिख लीजिएगा, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बूलर झील है, ठीक है। भारत में जो भारत की मीठे पानी की अगर सबसे बड़ी झील है तो बूलर झील है, ठीक है। सांभर झील राजस्थान में स्थित है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील, नोट करेंगे, राजस्थान में सांभर झील जो होता है खारे पानी की सबसे बड़ी स्थलीय झील। अंतः स्थलीय झील पूर्ण क्या, अंतः स्थलीय झील हो गया। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत की जलवायु, ठीक है, हेडिंग डालिए भारत की जलवायु। भारत की जलवायु से यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा, चलिए नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की जो होता है मूलतः मानसूनी देश है, आपको पता है, क्योंकि कृषि प्रधान देश है इसलिए कर्क रेखा पर भारत के मध्य से गुजरती है, ये आपको पता है। इसका दक्षिण भाग उष्णकटिबंधीय है और उत्तरी भाग जो होता है शीतोष्णकटिबंधीय में स्थित है, ठीक है। कर्क रेखा जो होता भारत के मध्य से होकर गुजरती है, इसलिए उसका उत्तरी भाग जो होता है वो जो होता शीतोष्णकटिबंधीय भाग में चला जाता है, ठीक है। जो दक्षिणी भाग होता है ये उष्णकटिबंधीय भाग है, क्योंकि कर्क रेखा जो होता है 23.5 डिग्री पर स्थित है, ठीक है। और ऊपरी भाग जो होता है दक्षिण भाग जो होता है उष्णकटिबंधीय में चला जाता है और उसके बाद शीतोष्णकटिबंधीय आ जाता है। भारत की जो होता है जलवायु इसलिए जो होता उष्ण उपोष्णकटिबंधीय कहा जाता है, ठीक है। उष्ण भी है शीतोष्ण भी है, इसलिए इसे उष्ण उपोष्णकटिबंधीय कहा जाता है, नोट करेंगे आप, ठीक है। भारत की जो होता उत्तरी सीमा पर स्थित विशाल हिमालय पर्वत प्रायद्वीप भारतीय महाद्वीप के मध्य एशिया को अलग करता है, याद रखिएगा। यह मध्य एशिया से आने वाली जो शीतल पवनों को रोक कर तापमान को घटने नहीं देता, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, यह मानसूनी हवाओं का भौतिक अवरोध बनता है जिससे मानसूनी हवाओं को पूर्णतः प्रभाव जो होता प्रसार संभव हो पाता है, ठीक है, प्रसार इसका संभव हो पाता है। अतः हिमालय भारत का जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है, ठीक है। हिमालय क्या करता है, हिमालय भारत को जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है, याद रखिए हिमालय बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जलवायु के प्रभावित करने वाले कारक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ERO में पूछा गया, PCS में पूछा गया। अक्षांश
जरूर पार करेगा, क्योंकि अभी अक्षांश के बारे में हमने बताया 23.5 डिग्री। ठीक है, जल और स्थल का वितरण, समुद्र तल से ऊंचाई, हिमालय पर्वत, समुद्र तट से दूरी कितनी है, ये सभी, ठीक है, स्थलकृतियाँ, ये सभी जो होता प्रभावित करती हैं, ये सभी के सभी प्रभावित करती हैं। आगे देखेंगे भारतीय मानसून की चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। भारतीय मानसून के बारे में, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। ठीक है, शीतकाल में इसकी दिशा जो होता है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है शीतकाल में। ग्रीष्मकालीन में क्या होती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, और शीतकालीन में जो होता है शीत उसका उल्टा हो जाता है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। ठीक है, आगे देखेंगे भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है। नोट कर लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो भारत में जो अधिकांश वर्षा होती है किससे प्राप्त होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। ठीक है, भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आगमन भारत के में कहाँ होता है, केरल राज्य में सबसे पहले होती है। ठीक है, केरल में, अगर केरल राज्य में 3 से 4 जून को अगर वर्षा हो जाती है तो ये समझ लीजिए 14 से 15 जून में उत्तरी भारत में वर्षा हो जाएगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश मान लीजिए अपना, उत्तर प्रदेश में हुआ, ठीक है, 16-17 जून को हो जाएगी। केरल में चाहे वो मौसम आया उसके 8-10 दिन के बाद जो होता है उत्तरी भारत में मौसम आना शुरू हो जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो होता है दौरान, नोट करेंगे, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान तमिलनाडु के तट पर शुष्क रहता है तथा मानसून की जो होता बंगाल की खाड़ी की शाखा के समांतर स्थित है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर की शाखा के वृष्ट छाया क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून की जो होता है अरब सागर शाखा जो होता है वृष्ट छाया क्षेत्र में स्थित होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। मानसून का प्रत्यावर्तन हेडिंग डालेंगे। मानसून के पीछे हटने को मानसून का प्रत्यावर्तन कहते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, ठीक है, अब मानसून कब हटता है पीछे आपको बताने की जरूरत है नहीं। सितंबर माह से मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है। ऐसा सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण होता है, ITCZ, दक्षिणायन की ओर खिसकने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, उत्तर पूर्व भारत से चलने वाली मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर तमिलनाडु में चेन्नई में वर्षा करती है। नोट करेंगे, उत्तर पूर्व भारत से चलने वाली जो मानसूनी हवाएं होती हैं वो बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता लेकर ग्रहण कर लेती हैं और ले जाकर के तमिलनाडु में चेन्नई में क्या करती है, वर्षा कर देती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तर पूर्वी, नोट करेंगे, उत्तर पूर्वी जो होता है, नोट करेंगे, उत्तर पूर्वी मानसून तमिलनाडु में कुल वर्षा का 50 से 60% प्राप्त करता है। ठीक है, याद रखिएगा। आपको एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है और सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम है। ठीक है, पहले चेरापूंजी था फिर मासिनराम हो गया। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आगे देखेंगे, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होता है। इनकी उत्पत्ति भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर में होती है। ठीक है, इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में होती है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में उत्तर पूर्व मानसून के कारण शीतकाल में वर्षा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तमिलनाडु में तटीय क्षेत्रों में उत्तर पूर्व मानसून के कारण जो होता है शीतकाल में वर्षा होती है। कहाँ, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में। ठीक है, किसके कारण, उत्तर पूर्व मानसून के कारण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, आगे देखेंगे। पश्चिमी विक्षोभ एक चक्रवाती विक्षोभ का रूप है। इसमें वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम होती जाती है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ में जो होता है एक चक्रवाती विक्षोभ का रूप होता है। इसमें वर्षा की मात्रा जैसे जैसे पश्चिम के पूर्व की ओर अब जाएंगे वैसे वैसे कम होती हुई चली जाती है। ठीक है, कम होती हुई चली जाती है। आगे देखेंगे, भारत की प्रमुख प्रजातियाँ और जनजातियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से तो एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है सारे क्वेश्चन को हमने कलेक्ट कर दिया है। अब आप देखेंगे जरवा जनजातियों के सबसे बारे में। जरवा जनजातियाँ अंडमान निकोबार में पाई जाती है, कुकी मणिपुर में पाई जाती है, थारू उत्तर प्रदेश। दीपावली को शोक के रूप में मनाती है थारू जनजातियाँ, दीपावली को क्या, शोक के रूप में मनाती हैं। ठीक है, गोंड मध्य प्रदेश में, केरिया उड़ीसा में, केरिया कहाँ पाई जाती है, उड़ीसा में। भूटिया सिक्किम में ऋतु प्रवास करते हैं। ठीक है, ऋतु प्रवास करते हैं कौन, भूटिया सिक्किम में। चेचू
आंध्र प्रदेश के नल्ला मलाई पहाड़ी क्षेत्र की जनजातियां हैं। भील सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है भील। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भील जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे टोडा, कई बार पूछन को, नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करती हैं। ठीक है, बहुपति विवाह की प्रथा को प्रचलित मानते हैं। ठीक, बहुपति विवाह, ठीक है, एक स्त्री पे कई पति, ठीक है, इसे कहा जाता है बहुपति विवाह प्रथा मानते हैं। ठीक है, मुंडा, लेकिन याद रखिए टोडा में बहुत रहस्यमयी है। एक स्त्री जब एक पति के साथ रहती है, अगर दूसरा पति देख लेता है उस स्त्री के साथ, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में पीसीएस का पूछा गया। इसके पहले एक क्वेश्चन पूछा गया, टोडा जनजातियों के बारे में चर्चा किया गया था। ठीक है, तो वहाँ पर जो था, अगर एक स्त्री एक पति के एक बार साथ रहती है, अगर दूसरा पति देख लेता तो उसको जो था 2 वर्ष की और दंड मिल जाता था, फिर वो 2 वर्ष तक उस स्त्री के साथ सहवास नहीं कर सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत जनजातियों में बहुत प्रथा है। आगे चलेंगे, मुंडा झारखंड के छोटा नागपुर के पठार में निवास करती है। ये सरहुल त्यौहार मनाती है। मुंडा कौन से सरहुल त्यौहार मनाती है। राजी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। लेप्चा सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे देखेंगे सेंटिनेली, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार में कई बार क्वेश्चन पूछ दिया। गारो मेघालय में स्थित है। जौनासरी उत्तराखंड में, जौनासरी जनजाति उत्तराखंड में। ये तीनों तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है। भारत की मिट्टियाँ, एक क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया 2024 में, याद रखो, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी पूछा गया था। ठीक है, मिट्टियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए एक अलग चैप्टर है जो पढ़ाएंगे मिट्टियों के बारे में। ठीक है, चलेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 1986 में भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभक्त किया है। 8 भागों में विभक्त किया, लेकिन हम 8 भाग नहीं पढ़ाने वाले हैं, कुछ ही भाग पढ़ाएंगे। ठीक है, पहली मिट्टी पढ़ लीजिएगा, जलोढ़ मिट्टी। इसका विस्तार पंजाब से असम तक, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी घाटियों में लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तृत है जलोढ़ मिट्टियों का। ठीक है, इसका जो होता है नोट करेंगे, इसका निर्माण जो होता है नदियों के अपरदन से हुआ है। ये भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है। ठीक है, भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है। इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। नोट करेंगे, यही इंपॉर्टेंट लाइन बन जाता है क्वेश्चन में। तर्क और लॉजिक में देखेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे, कथन और तर्क में बहुत ही कथन और निष्कर्ष की क्वेश्चन आता है, तो बहुत क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, ये 2 प्रकार की होती है, पहली खादर होती है, दूसरी बांगर होती है। खादर जो होती है, बाढ़ के मैदान में नई मृदा को खादर कहा जाता है, और बांगर जो होता है, जो पुरानी मृदा अपरदन से प्रभावित रहती है, उसे हम बांगर कहा जाते हैं। ठीक है, और इधर बांगर हो, ठीक है, हमारी तरफ हम क्या हैं, बांगर हैं। हाँ, ठीक है, आगे देखेंगे काली मिट्टी। काली मिट्टी के देखेंगे, इसमें स्थानीय रूप से रेगुर और अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्णकटिबंधीय चार चरनोजम कहा जाता है। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, हम स्थानीय रूप से इसे रेगुर मिट्टी कह सकते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय को चरनोजम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चरनोजम कहा जाता है। ठीक है, इसका निर्माण बेसाल्ट के लावा के अपक्षय के कारण हुआ है। ठीक है, यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में पाई जाती है। नोट करेंगे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थों की मात्रा की कमी होती है। नोट करेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थ की मात्रा कमी होती है। काली मिट्टी में तीव्र जल धारण क्षमता पाई जाती है। आरओ में पूछा गया है, इस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। यही 2 लाइन पूछा गया था आरओ में। ठीक है, इसका विस्तार 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। इस मिट्टी में लोहांश की मात्रा अधिक होती है। लोहांश की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, आगे चलेंगे, लाल मिट्टी। इसका विस्तार 8.79 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में पाई जाती है। लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, लाल रंग मिट्टियाँ, लाल मिट्टियाँ क्यों होती है, क्योंकि इस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं, लोहा पाया जाता है, ऑक्साइड के कारण इसका मिट्टी का रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, मरुस्थलीय मृदा, इसका विस्तार जो होता है, इसका विस्तार 2.6 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। आगे चलेंगे, लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा, ये मृदा का निर्माण उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में भारी वर्षा होने के कारण निच्छालन क्रिया के फलस्वरूप होते हैं। ठीक है, इसमें उर्वरता में कमी होती है। लेटराइट मृदा में क्या होती है,
उर्वरता में कमी होती है। इसका विस्तार 1.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। सर्वाधिक विस्तार इसका केरल राज्य में है, मालाबार तट पर। महाराष्ट्र, असम में पाया जाता है। इस मृदा में नाइट्रोजन, पोटास, जैविक पदार्थों की कमी होती है। नोट कर लेंगे, यही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। ये दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। विस्तार तो ख़त्म हो गई कहानी, ठीक है। आरओ का यूपीएससी का पैटर्न चेंज होता है, तो इसका भी पैटर्न चेंज हो जाता है, ठीक है। उसका भाई है छोटा, बस जान लीजिए। लवड़ी और क्षारीय मृदा। भारत में लवड़ी मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्रों में पाया जाता है। इन मिट्टियों में चूना, जिप्सम, पाइराइट्स का प्रयोग कर जो था सुधारा जा सकता है। लवड़ी मृदा में आप क्या करिए, चूना मिला दीजिए, जिप्सम मिला दीजिए, पाइराइट्स मिला दीजिए, इसमें प्रयोग करके सुधारा जाएगा मिट्टी को, ठीक है। चाय बागानों के लिए गहरी, अम्लीय और अच्छे जल निकास वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। चाय बागानों के लिए चंबल घाटी मृदा अपरदन अत्यधिक प्रभावित है। आगे चलें। पर्वतीय मिट्टियाँ, जीवाश्म की प्रचुर मात्रा पाई जाती है पर्वतीय मिट्टियों में, बस एक लाइन याद रखिएगा, पर्वतीय मिट्टियों में। आगे चलेंगे। पीट या दलदली मृदा, ये मृदाएं नम जलवायु में बनती हैं। पीट या दलदली मृदा नम जलवायु में बनती हैं। इसका क्षेत्र केरल, तमिलनाडु के आर्द्र श्रेणियों में होता है, ठीक है। इसका रंग फेरस आयरन के कारण नीला होता है। नोट करेंगे, इसका रंग फेरस आयरन के कारण क्या होता है, नीला होता है। इस प्रकार की मिट्टियों में मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। इस प्रकार की मिट्टियों में कौन सी, मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। ये 8 प्रकार की मिट्टियाँ समाप्त हुई, ये 8 प्रकार की मिट्टियाँ समाप्त हुई। अब देखेंगे प्राकृतिक वनस्पतियाँ, हेडिंग डालिए प्राकृतिक वनस्पतियाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्राकृतिक वनस्पतियाँ, ठीक है। देखिए, नोटिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो यूट्यूब पे नोटिफिकेशन केवल 3 वीडियो का भेजता है, ठीक है, 3 वीडियो का भेजता है। और आप लोग अगर नए हैं तो ये नए चैनल पे जो है, तो अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो 3 वीडियो का तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन प्ले लिस्ट का आप खोलेंगे तो देखेंगे तो एक दिन में 4 से 5 वीडियो जो होता पड़े रहेंगे, ठीक है। क्योंकि समय के अभाव के कारण हम खुद कोशिश करेंगे आपको पूरा मैटर देने के लिए, ठीक है। और उसके लिए एक विकल्प हमने रखा है, पेड ग्रुप, ठीक है। अगर आप वहाँ जाते हैं, उस पर जो होता चर्चा करते हैं, उस पर मैसेज करते हैं, तो वो सर जो होता पेड ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। और आप जो होता है इसमें जो क्वेश्चन बताया जाता है उसे कमेंट में बताया करिए, वहाँ से क्वेश्चन निकाल करके कि ये क्वेश्चन और बढ़ाया जाए, तो वहाँ और क्वेश्चन बढ़ाया जाएगा, ठीक है। जो आपको नहीं पता है उसको आप बताया करिए, विस्तार से बता दिया जाएगा। चले आगे देखें। चलिए, प्राकृतिक वनस्पतियाँ। प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय क्या होता है, पौधे समुदाय से है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप से उगते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक वनस्पतियाँ कहते हैं, ठीक है। भारत में व्यापक भौगोलिक विशेषताएं, जलवायु परिस्थितियों से भिन्नता के कारण विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखेंगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, उष्णकटिबंधीय घास जो होता है का मैदान, शुष्क मरुस्थलीय वन, डेल्टाई वन, पर्वतीय वन, ये सभी क्या हैं, भारत में विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों के बारे में, ठीक है, प्राकृतिक वनस्पतियां हैं। याद रखना, एक क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रिम लाइन या वृक्ष रेखा, ठीक है। यह सीमा जहां वृक्ष उग पाने में सक्षम होते हैं। पूर्वी हिमालय, मध्य हिमालय में ट्रिम लाइन जो होता है 3600 से 3800 मीटर तक है। पश्चिम और उत्तरी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में इसका मान घटकर जो होता है 3300 से 3600 भी ही रहता है, ठीक है। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्रिम लाइन कम होता है, नोट कर लीजिएगा। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में जो होता है ट्रिम लाइन का मान कम होता है। अब हम वनस्पतियों के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा से। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जहां औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री से अधिक तथा वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक हो, उसे हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं, ठीक है। भारत में इन वनों का क्षेत्रफल असम, मेघालय, नहीं केरल में चलिएगा, असम, केरल, मेघालय, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिमी घाट में पाया जाता उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इन वनों में जो होता मुख्य रूप से सिनकोना, ताड़,
महोगनी, रबड़, नारियल, आबनूस, रोजवुड उगते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? रोजवुड उगते हैं। ठीक है, और देखेंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में देख लीजिए, ये वन जो था भारत में बृहद रूप में पाए जाते हैं, जहां वार्षिक वर्षा 700 से 200 सेंटीमीटर होती है। इन वनों में साल, सागौन, शीशम, चंदन, आम, आंवला, महुआ आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, इन वनों का विस्तार देखेंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों में है। ठीक है, सागौन वृक्ष जो था सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाया जाता। ठीक है, सागौन वृक्ष जो था सर्वाधिक कहाँ पाया जाता? मध्य प्रदेश में, नोट कर लीजिएगा। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, शुष्क मैदान भागों में जो होता है घास के मैदान पाए जाते हैं। जहाँ शुष्क मैदान होते हैं उन भागों में घास के मैदान पाए जाते हैं, जहाँ वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इस प्रकार की वनस्पतियाँ कर्नाटक में चले जाइएगा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। आगे देखेंगे शुष्क मरुस्थलीय मैदान, इस प्रकार के वन जो होता है भारत के शुष्क भागों में, जहाँ वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, इन वनों में जो होता खजूर, नागफनी, खेजड़ी, रीठा, कीकर, पलास, खैर, बेर, करील के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के वनों का विस्तार राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में होता है। शुष्क मरुस्थलीय मैदान। डेल्टाई वन की बात कर लेंगे, इस प्रकार के वन नदियों के डेल्टा में पाए जाते हैं। ठीक, इस प्रकार के वन नदी डेल्टाओं में पाए जाते हैं, डेल्टा में पाए जाते हैं। इस भागों में सदाबहार ज्वारी वन मिलते हैं। इन वनों में मैंग्रोव, ताड़, नारियल, ठीक है, कैसुरीना और फोनिक्स के वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से? फोनिक्स के वृक्ष पाए जाते हैं, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वन गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी नदियों के डेल्टा से पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। पर्वतीय वन, ये वन हिमालय पर्वत पर असम से कश्मीर तक विस्तृत है। पर्वतीय वन, इन वनों में 1500 मीटर ऊंचाई तक सदाबहार एवं पतझड़ वन उगते हैं। 1500 से 2500 मीटर तक शीतोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, जिसमें ओक आ जाता है, देवदार आ जाता है, बर्च आ जाता है, मैपल के वृक्ष उगते हैं। कौन से? मैपल के वृक्ष उगते हैं। ठीक है, 2500 से 4500 मीटर तक जो होता है कोढ़धारी वन पाए जाते हैं। इसमें सिल्वर, फर, जूनिपर, बुरूस, चीड़, सनोवर और ब्लू पाइन वृक्ष उगते हैं। ठीक, कौन? ब्लू पाइन वृक्ष उगते हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख वृक्ष और उनके वन क्षेत्र। हेडिंग डालिए, प्रमुख वृक्ष और उनके वन क्षेत्र। चलेंगे, सागौन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, देवदार पश्चिमी हिमालय में, सुंदरी पश्चिम बंगाल में, सुंदरवन कहाँ? पश्चिम बंगाल में, सिनकोना हिमालय के तराई क्षेत्र में, सिनकोना हिमालय के तराई क्षेत्र में, एबोनी कर्नाटक मालाबार कोच्चि में, गुर्जन असम पश्चिम बंगाल में, तेंदू उड़ीसा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, रोजवुड पश्चिम घाट के ढाल उड़ीसा और मध्य प्रदेश में, रोजवुड। ठीक है, सिंचाई, हेडिंग डालिए, सिंचाई। सिंचाई और नहरें। ठीक है, सिंचाई और नहरें, हेडिंग डालिए। इस 2 पार्ट में हम समाप्त करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को हम 2 पार्ट में जो होता समाप्त करेंगे। सिंचाई और नहरें के बाद जो होता 2 पार्ट में हम इसे समाप्त करेंगे। भारत में सिंचाई संबंधी योजनाओं को 3 वर्गों में बांटा गया। पहला है, देखेंगे, बृहत सिंचाई योजना। बृहत सिंचाई योजना, इसके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र आता है। इसमें वर्ग में नहरें और बहुउद्देशीय योजनाएं जो होती शामिल होती हैं, नहरें और बहुउद्देशीय योजनाएं शामिल होती हैं। मध्यम सिंचाई योजना, इसके अंतर्गत 2000 से 10,000 हेक्टेयर की कृषि योग्य जो होता है भूमि का क्षेत्र आता है। इसके अंतर्गत छोटी नहरें शामिल होती हैं। ठीक है, लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत 2000 से हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि क्षेत्र आते हैं। इसके अंतर्गत कुएं, नलकूप, तालाब को शामिल किया गया है। ठीक है, नहरों द्वारा सिंचाई देख करेंगे। ठीक है, नहरें देश में जो था सिंचाई का द्वितीय प्रमुख साधन है। 26.19% से अधिक कृषि भूमि की सिंचाई की जाती है नहर के द्वारा। नहरों का सर्वाधिक विकास उत्तर विशाल मैदानी भाग, तटवर्ती नदी डेल्टा में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे, दुनिया की सबसे पुरानी और विकसित व्यवस्था जो था गंगा नहर है, नोट करेंगे। गंगा नहर है, इसका निर्माण 1927 में बीकानेर के तत्कालीन महाराजा श्री गंगा सिंह ने करवाया था। ठीक है,
दुनिया का सबसे पुराना और विकसित नहर व्यवस्था गंगा नहर है, ठीक है। गंग नहर कहा जाता है, गंगा नहीं कह सकते, गंग नहर कहा जाता है। और गंगा सिंह के द्वारा कराया गया था। कहाँ के राजा? बीकानेर के महाराजा थे, ठीक है, उनके द्वारा कराया गया था, ठीक है। आगे देखेंगे प्रमुख नहरें। पूर्वी यमुना नहर, ये नहर यमुना नदी से सहारनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित हथनी कुंड बैराज के बाएं तट पर निकलती हैं। हथनी कुंड के बैराज के जो था बाएं तट से निकलती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है यमुना नहर, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला है आगरा नहर, ये उनका उद्गम यमुना नदी पर स्थित ओखला बैराज से है, ठीक है। शारदा नहर का निर्माण कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में सबसे पुरानी सबसे बड़ी सिंचाई प्रणाली है शारदा नहर। ये उत्तराखंड में शारदा नदी से निकलती है, उत्तराखंड से शारदा नदी से निकलती है, ठीक है। ऊपरी गंगा नहर प्रणाली, ये नहर हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज से गंगा नदी के दाएं तट से निकलती हैं, ठीक है। हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज से गंगा के दाएं तट से निकलती हैं, ठीक है। निचली गंगा नहर, ये नहर उत्तर प्रदेश के नौरौरा अर्थात बुलंदशहर, ठीक है, नामक स्थल से गंगा के दाएं तट से निकलती हैं, ठीक है। बुलंदशहर नामक से स्थल से गंगा के दाएं तट से निकलती है निचली गंगा नहर, नोट कर लेंगे, ठीक है। चलेंगे देश के प्रमुख नहर योजनाएं, थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मिलान करने के लिए भी आता है, वैसे भी आता है, पढ़ना जरूरी है। घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक घाट प्रभा नदी पर बनाया गया, ठीक है। उकाई नहर परियोजना ये गुजरात में ताप्ती नदी पर है। नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में नीरा नदी पर है। जवाई परियोजना राजस्थान में जवाई नदी पर है। मंगलम सिंचाई परियोजना केरल में है। सरहिंद नहर पंजाब में सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर है, ठीक है। एडन नहर पश्चिमी बंगाल में दामोदर नदी पर है। बीकानेर नहर राजस्थान में सतलज नदी पर है। मूठ नहर महाराष्ट्र में है। मालपूछा नहर केरल में मालपूछा नदी पर है। पेरियार परियोजना तमिलनाडु में पेरियार नदी पर, कई बार क्वेश्चन पूछा गया पेरियार परियोजना, ठीक है। इंदिरा नहर ये भी कई बार पूछा गया, राजस्थान में सतलज ब्यास नदियों के संगम पर स्थित है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। आगे देखेंगे, यहाँ पर रखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ नहरों में पानी का अभाव रहता है, जिसके कारण सिंचाई के लिए तालाब एक प्रमुख संसाधन है। नलकूपों द्वारा सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसका लगभग 73.40% क्षेत्र नलकूपों द्वारा सिंचित होता है, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, हेडिंग डालेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, ठीक है। अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजना सिंचाई की सुविधा के साथ साथ बाढ़, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, नहरी परियोजनाएं, पर्यटन आदि अनेक कार्य किए जाते हैं बहुउद्देशीय परियोजना में। जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर या नए तीर्थ कहा था। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर या नए तीर्थ कहा था, ठीक है। बस ये परियोजनाएं पढ़ा करके समाप्त करेंगे, फिर ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएंगी, ठीक है। फिर एक पार्ट और वीडियो आज ही पड़ेगी, ठीक है, घबराइएगा मत, आगे आज ही पड़ेगी, दोपहर तक जो होता कोशिश करेंगे कि आपका लक्ष्य को पूरा कर दें। PCS प्रीलिम्स के लिए पूरी कोशिश रहेगी हमारी। सरदार सरोवर परियोजना, ये परियोजना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। सरदार मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की, ठीक है। इस परियोजना के अंतर्गत गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर 163 मीटर ऊंचा 1210 मीटर लंबे बांध का निर्माण किया गया है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी के जल का सर्वाधिक भाग 65.18% मध्य प्रदेश को प्राप्त हो रहा है, ठीक है, जान लीजिए, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, ठीक है। बिजली उत्पादन का 57% भाग मध्य प्रदेश तथा 27% भाग महाराष्ट्र को प्राप्त होता है, ठीक है। अगला है भाखड़ा नांगल परियोजना, ये परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्य की सतलज नदी पर बनाई गई सबसे बहुउद्देशीय परियोजना, सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना, नोट करेंगे। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्य की सतलज नदी पर बनाई गई सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना है, ठीक है। भाखड़ा नांगल हिमाचल प्रदेश संसार का सबसे बड़ा ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, नोट कर लीजिए। बांध के पीछे बनी झील का नदी गोविंद सागर है। बांध के पीछे बनी झील का नाम क्या है? गोविंद सागर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना
यह स्वतंत्र भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, इस परियोजना के लिए 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। इस परियोजना में तिलैया, कोनार, मैथान, बोकारो, दुर्गापुर नामक बांध बनाए जाते हैं। ठीक है, अभी समय नहीं है, नहीं तो और विस्तृत हम आपको बता देते हैं। ठीक है, लेकिन आप सोच सकते हैं बस 20 दिन की बात है। रिहंद बांध परियोजनाएं, यह उत्तर प्रदेश में सोन नदी की सहायक रिहंद नदी पर सोनभद्र जिले में बनाया गया है रिहंद बांध। ठीक है, इस बांध के पीछे गोविंद वल्लभ पंत सागर नामक एक कृत्रिम झील बनाई गई है। इस बांध के पीछे जाएंगे, गोविंद वल्लभ पंत सागर नामक एक कृत्रिम झील भी बनाई गई है रिहंद बांध। ठीक है, रिहंद बांध में चलेंगे। भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं, चलिए। नागा अर्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश तेलंगाना कृष्णा नदी पर। चंबल घाटी परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश चंबल नदी पर। मयूराक्षी परियोजना पश्चिमी बंगाल झारखंड में मयूराक्षी नदी पर। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में है महानदी पर। ओंकारेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर। गोविंद सागर परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर। किस पर होती है? सतलज नदी पर। नोट करते जाएंगे, आप नोट करते जाएंगे। ठीक है, गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर। जवाहर सागर परियोजना राजस्थान में चंबल नदी पर। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर। इडुक्की परियोजना केरल में पेरियार नदी पर। उकाई परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पर। माता टीला परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, बेतवा नदी पर। ठीक है, पोचमपाद परियोजना तेलंगाना में गोदावरी नदी पर। ठीक है, कलपोंग परियोजना अंडमान निकोबार में कलपोंग नदी पर। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर पर झेलम नदी पर। कहाँ पर? झेलम नदी पर। और देखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। काकरा पारा परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पर, मिलान करने के लिए आएगा। बगलीहार परियोजना जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर। राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान में चंबल नदी पर। ठीक है, सुइल परियोजना हिमाचल प्रदेश में सुइल नदी पर। शिव समुद्रम परियोजना कर्नाटक में कावेरी नदी पर। रामगंगा परियोजना उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी पर। दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर, पूछा गया है। ठीक है, सिंगरौली परियोजना उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर, सिंगरौली भी पूछा गया। कोल बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर। लक्ष्मीबाई बांध सागर परियोजना उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर, क्वेश्चन पूछा गया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, आगे देखेंगे। सलाल सागर परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। बाढ़ सागर परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार की सीमा में, ठीक है, सोन नदी पर है, नहीं केवल बिहार तक। ठीक है, पूड़ा परियोजना महाराष्ट्र में पूड़ा नदी पर है। ठीक है, नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है। ठीक है, सतलज नदी। अब बचे आपसे कृषि से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, और भी सारे इसमें ज्योग्राफी में हैं, कुछ ज्वालामुखी क्रियाओं से पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमने आधा से ज़्यादा आपको पढ़ा दिया। ठीक है, ज्योग्राफी में पार्ट नंबर 2 आज ही जो होता है दोपहर तक कोशिश करेंगे आपको मिल जाएगा, क्योंकि 9 बजे ऑफलाइन क्लास में जाना होता है। तो आप एक पार्ट देखिए तब तक, फिर दूसरा पार्ट जो होता है 1 बजे तक मिल जाएगा। ठीक है, पूरी कंप्लीट करिए। ठीक है, 1 से 2 बार क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिए, फिर जो होता है प्रीलिम्स की गारंटी लेते हैं, आरओ की प्रीलिम्स की गारंटी लेते हैं, निकल जाएगा। और कोशिश करेंगे, कुछ बच्चे रीजनिंग की बात कर रहे थे तो आप घबराइएगा मत, रीजनिंग जो होता है कल हम क्लास आपको दे देंगे, अच्छी तरह से रीजनिंग पढ़ा देंगे। ठीक है, और टेस्ट सीरीज जो होता है आज पड़ेगी, टेस्ट सीरीज आप देखेंगे। और टेस्ट सीरीज तभी आप लगा पाएंगे, जैसे क्यूक सीरीज आप डाला जा रहा था, क्यूक सीरीज आप लगा रहे होंगे, टेस्ट सीरीज तभी दे पाएंगे जब आपको पूरी तरह से जीएस तैयार रहेगा। अगर जीएस तैयार नहीं, टेस्ट सीरीज नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे। अगर चैनल पर अगर जो लोग नए हैं तो कुछ नहीं करना, बस सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा कैसा मैटर चाहिए, क्या क्या चाहिए, आपको सब सेवा देने के लिए हाजिर रहेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो था शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।